नाउ अगेन अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पर अब हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह बायक्रोमेटिक लाइट यूज की है। मोनो मतलब सिंगल, क्रोम मतलब कलर। तो पहले हम सिंगल वेवलेंथ या सिंगल कलर यूज कर रहे थे, पर अब इस क्वेश्चन में हम मिक्सचर ऑफ टू कलर्स यूज कर रहे हैं, मतलब दो वेवलेंथ्स यूज कर रहे हैं, और इसलिए हम इसे कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद बायक्रोमेटिक लाइट। बाय मतलब दो, क्रोम मतलब कलर्स। तो क्या हमको गिवन है, तो इन वाई डी एसी स्मॉल डी इज 2 मिलीमीटर, मतलब सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 2 millimeter. Capital D, which is position of screen from the slits, is 120 centimeter. और ये हैं वो दो wavelengths, 6500 एंगस्ट्रॉम और 5200 एंगस्ट्रॉम। ये दो wavelengths हमने इंसिडेंट किए हैं स्लिट्स पर। What is the least distance where the bright fringes due to the both wavelengths coincide? अब इसको समझने के लिए सबसे पहला हम ध्यान दें इस बात पर कि यदि हम बायक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तो दोनों वेवलेंथ्स अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म करेंगी स्क्रीन के ऊपर सेपरेटली। एक इंटरफेरेंस पैटर्न होगा इस वेवलेंथ से और एक होगा इस वेवलेंथ से, और अलग अलग फ्रिंजेस अलग अलग वेवलेंथ की वजह से फॉर्म होंगी। अब हमको क्या मालूम है, हमको मालूम है कि फ्रिंज विड्थ ये होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब दोनों वेवलेंथ्स के लिए वो सेटअप में ये दोनों क्वांटिटीज तो सेम है, इसलिए बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा अलग अलग है इसलिए बीटाज भी अलग अलग होंगे। तो यहां ध्यान दें तो हमको दिख रहा है कि लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, और इसलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वजह से बीटा 1 मतलब फ्रिंज विड्थ ड्यू टू वेवलेंथ 1 लैम्डा 1 वो ज्यादा हो जाएगी फ्रिंज विड्थ फॉर्म्ड ड्यू टू लैम्डा 2, यानी बीटा 1 ये वाइडर होगा फ्रिंज, और बीटा 2 जो इसकी वजह से फॉर्म हुआ है वो होगा नैरोअर, यानी इनके साइजेस जो हैं वो सेम नहीं होंगे, और इसलिए वो स्टेप आउट रहेंगे, हमेशा स्टेप इन नहीं रहेंगे, यानी पूरी तरह से बीटा 1 पर बीटा 2 वो सुपरपोज नहीं होगी। तो हमको बताना है वो लीस्ट डिस्टेंस जहां इनके ब्राइट फ्रिंजेस पहली बार, लीस्ट का मतलब ही वही है कि पहली बार कहां पर कोइंसिडेंस होता है, मतलब वो कहां कोइंसाइड होती हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये स्क्रीन और यहां मैंने कुछ मार्किंग कर दी है, ये मैं मिलीमीटर में इसको मार्क कर दिया है मैंने। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से स्क्रीन पर मिलीमीटर में मैंने कुछ डिविजन्स मार्क कर दिए हैं, और मैं मान रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं कि मान लो ये जो लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग फ्रिंज बीटा 1 है, और वो है मान लो 3 मिलीमीटर की, सपोज 3 मिलीमीटर, और लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिंज विड्थ है वो मान लो है 2 मिलीमीटर की। यहां हमने पहले कहा था कि वो बीटा 2 जो है वो कम है, तो मैंने मान लिया कि वो 2 मिलीमीटर है और ये 3 मिलीमीटर है। अब ये पहली फ्रिंज जो 3 मिलीमीटर वाइड है वो बनी लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग स्क्रीन पर, सपोज यहां पर बनी ये दूसरी, और यहां क्या होगा, यहां जब एक इन दोनों को कंपेयर करें तो ये कोइंसाइड नहीं हो रही है क्योंकि ये शॉर्टर है, नैरोअर है, और ये वाइडर है, तो यहां कोइंसिडेंस नहीं है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो पहली बार अभी भी कोइंसिडेंस नहीं है इनका, पर यहां देखें 6 पर आने पर तो हम देखते हैं कि इसकी दो फ्रिंज करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इसकी 3 फ्रिंजेस के साथ में कोइंसाइड हो गई है पहली बार। ऐसा कई बार स्क्रीन पर होता रहेगा क्योंकि हमसे पूछा हुआ है लीस्ट डिस्टेंस, मतलब ये 6 जो मिलीमीटर में लिखा हुआ है यही हमसे पूछा हुआ है कि ये लीस्ट डिस्टेंस कितनी जहां पर ये कोइंसाइड हो जाती है, और ये 6 क्या है, तो इस पर ध्यान दें तो ये 6 कुछ और नहीं
इन दोनों का एलसीएम है। किस किस बात का? ये 2 नंबर ऑफ फ्रिंजेस इनटू फ्रिंज विड्थ 3, इस केस में इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, और ये 3 इंटू 2 के बराबर। यानी हमसे पूछा हुआ है y, यदि हम इसे कहें लीस्ट डिस्टेंस, तो ये है n1 लैम्डा 1 n1 बीटा 1 आई मीन फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू n2 बीटा 2 के बराबर। यानी हमसे ये चीज पूछी हुई है y, और लीस्ट पे ध्यान देंगे क्योंकि ऐसा और भी कई बार होने वाला है जब ये फ्रिंजेस कोइंसाइड होंगी। इसके बाद इसके जब 4 होंगे तब इसके 6 हो जाएंगे, तब फिर से एक बार कोइंसिडेंस होगा। तो कई बार ऐसा होगा लीस्ट में। अभी हम बात करेंगे कि लीस्ट कैसे निकालेंगे, पर यह बात आपको समझ में आई होगी कि ये फॉर्मूला यहां पर हमको अप्लाई कर देना चाहिए। तो y वो लीस्ट डिस्टेंस के लिए n1 बीटा 1 इज इक्वल टू n2 बीटा 2। n1 n2 क्या है? तो मैंने सपोज किए हैं नंबर ऑफ फ्रिंजेस जब उनका कोइंसिडेंस होता है, n1 n2, और ये ही है y के बराबर। अब ये n1 बीटा 1, बीटा 1 क्या होगा? तो बीटा 1 होगा लैम्डा 1 d बाई डी, ये लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग फ्रिंज विड्थ। इसी तरह से n2 ये होगा लैम्डा 2 कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब इसमें से कैपिटल D स्मॉल d की हमें कोई जरूरत अभी हाल फिलहाल नहीं है। और फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? n1 बाई n2, n1 बाई n2। ये n1 को मैंने यहीं छोड़ा, n2 को इधर लाया, इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अब यहां दिख रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन है, यानी जो वेवलेंथ ज्यादा है उसके कम नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएंगे उस लीस्ट डिस्टेंस में। अब लैम्डा 2 कितना है हमारे सवाल में? तो लैम्डा 2 इज 5200 एंगस्ट्रॉम एंड लैम्डा 1 इज 6500। ये 13 से डिवाइड हो जाएंगे, ये आएगा 4 और ये आएगा 5। तो n1 और n2 ये सब आपको एलसीएम निकालना नहीं रहेगा, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया था। n1 बाई n2 कितना आया? 4/5। इस तरह इनकी नंबर जो है फ्रिंजेस की कोइंसिडेंस के लिए उसका रेशो वो होगा 4:5। आगे ऐसी कई वैल्यूज आपको मिलेंगी, जैसे 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर ले तो ये 8 और ये 10, 3 का मल्टीप्लाई कर लें तो ये 12, ये 15। ऐसा कई बार कोइंसिडेंस होगा। हमसे पूछ रहे हैं लीस्ट, लीस्ट का मतलब जब नंबर लीस्ट हो। तो जब n1 4 हो मतलब लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग 4 फ्रिंजेस और लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग 5 फ्रिंजेस जब बन जाएंगी तो पहली बार कोइंसिडेंस होगा। तो अब हमको y निकालना है। y निकालने के लिए हम कोई भी एक इसमें से यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से जो आपकी मर्जी हो। जैसे ये ले लें हम, n1 कितना है? तो n1 इज 4, तो 4 बीटा 1, बीटा 1 मतलब लैम्डा 1 d बाई डी। इसे हमको सॉल्व कर देना होगा। ये 4, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 4 लैम्डा 1 कितना है? तो लैम्डा 1 इज 6500 एंगस्ट्रॉम में है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया। कैपिटल D इज 120 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का हमको मीटर बनाना पड़ेगा अपॉन स्मॉल d, एंड स्मॉल d इज 2 मिलीमीटर और मिलीमीटर का ये मीटर। इसको हमें सॉल्व कर देना होगा। तो पहले हम 10 की पावर्स रीअरेंज कर लेते हैं। ये हुआ -12, ये होगा -12 और ये 3 जीरोस हैं यहाँ पर और प्रेजेंट न्यूमरेटर में, तो 3 जीरोस की वजह से ये -9 हो जाएगा। 10 का पावर -9 हो जाएगा, बाद में निपटते हैं उससे। ये 65, ये 12 और ये 10 का पावर -9 और ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो गया -6/2 और 2 को कैंसिल कर दें तो ये 2 बचेगा। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। 24 इंटू 65, 24 इंटू 65 टाइम्स 10⁻⁻6 और ये आंसर आएगा मीटर में। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ। 65 इंटू 24,
तो ये आ रहा है 1560, 1560, और इसको मिलीमीटर में आप चाहेंगे तो -3 मिलीमीटर, यानी इसको 1000 से डिवाइड करना है, 1.560 मिलीमीटर। ये आ गई लीस्ट डिस्टेंस जहां पर इन दोनों वेवलेंथ्स के करस्पॉन्डिंग फ्रिंजेस पहली बार कोइंसाइड होंगी, एंड दिस इज आवर आंसर। आप ये चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं इनटू बीटा 2 से, आंसर आपको सेम मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट बायक्रोमेटिक लाइट, YDAC विद बायक्रोमेटिक लाइट। अब हम करेंगे YDAC विद ऑब्लिक इंसिडेंस। अब इसमें क्या है, तो इंसिडेंट जो रेज हैं वो कुछ एंगल पर आ रही होती हैं सेंट्रल एक्सिस से। इसके पहले हम क्या जानते थे, ये थी दोनों स्लिट्स S1 S2, ये सेंट्रल लाइन, ये स्क्रीन, और S1 S2 पर हम रेस को इस तरह इंसिडेंट करते थे, और फिर किसी पॉइंट P पर S1 S2 से आने वाली दोनों वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस निकाल कर और फिर उसे n लैम्डा या 2n-1 λ/2 से इक्वेट करके मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस फाइंड कर। पर अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब हमने रेस को इस तरह इंसिडेंट किया जैसे फिगर में दिखाया हुआ है, S1 S2 दोनों स्लिट्स, और ये वेव्स ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही हैं। ये सेंट्रल लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री, उससे θ0 एंगल पर हमने रेस को इंसिडेंट किया हुआ है। करना फिर से हमको वही काम है। ये कोई पॉइंट P1 स्क्रीन पर, कहां पर है ये, तो ये है इस लाइन ऑफ सिमेट्री या सेंट्रल लाइन से ऊपर कहीं, यहां हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना है ताकि हम मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस लगा पाए। पाथ डिफरेंस चाहिए, पर यहां क्या होगा, होगा ये जो रेज आई हुई हैं इनसे परपेंडिकुलर ये होगा वेव फ्रंट। वेव थ्योरी से सोचें, हाइगेंस वेव थ्योरी से, तो ये रेज हैं और रेज से परपेंडिकुलर ये वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट आकर यहां सबसे पहले S1 से टकराएगा, तो S1 से जो डिस्टरबेंस शुरू होगा वो P1 तक पहुंचेगा, ये डिस्टेंस कवर करके S1 P1। उसी इंस्टेंट पर वो डिस्टरबेंस यहां कहीं होगा, इस पॉइंट पर, लेट अस कॉल इट N, यहां पर होगा वो डिस्टरबेंस, और उसे P1 तक जाना है तो पहले वो चलेगा NS2 के बाद फिर S2 P1। इस तरह वहां पाथ डिफरेंस S2 P1 माइनस S1 P1 नहीं आएगा, बल्कि ये एडिशनल पाथ हमको अब ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली ज्योमेट्री है, उससे हम आराम से कर सकते हैं ये काम। फिर एक काम और करेंगे, कोई पॉइंट हम सेंट्रल लाइन के नीचे यहां भी कंसिडर करेंगे, वहां पाथ डिफरेंस देखेंगे। और तीसरा काम हमको ये करना है कि सेंट्रल मैक्सिमम कहाँ फॉर्म होगा, उसकी कंडीशन निकालनी है। और साथ में मैंने एक न्यूमेरिकल भी यहाँ पर अटैच कर रखा है, ये भी हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम P1 पर पाथ डिफरेंस देखते हैं। पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट P1, ये कहां पर है पॉइंट P1, अबव द सेंट्रल लाइन या लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहां से पहले थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाकर ये निकालते हैं NS2 कितना है। ये θ0 है, ये कितना है, वर्टिकली ऑपोजिट है θ0, ये एंगल 90 है, ये एंगल θ0 है, ये एंगल पहले देखें, ये 90, ये θ0, तो ये कितना है, ये हो जाएगा 90 माइनस θ0, और ये 90 माइनस θ0, ये एंगल 90, यानी ये एंगल θ0 मिल गया हमें। और ये एंगल यदि θ0 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो स्लिट्स के बीच की सेपरेशन यदि d है तो इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर, इसलिए ये हो जाएगा d sin θ0। हमें ये नहीं भूलना है कि θ0 जो है वो ये एंगल है, एंगल जो इंसिडेंट रेज ने सेंट्रल लाइन के साथ बनाया है, ये d sin θ0 आ गया। इसके अलावा हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट P1 है इसकी एंगुलर पोजीशन ये θ1 है, जैसा कि हम पहले भी करते थे, ये θ1 है एंगुलर पोजीशन। अब पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो d sin θ0 प्लस
S2P1 माइनस S1P1, क्योंकि ये पॉइंट ऊपर है तो मुझे पाथ डिफरेंस को किसी ऊपर वाले पॉइंट के लिए लिखना पड़ेगा d sin थीटा नॉट प्लस ये S2P1 माइनस S1P1, ये आ गया पाथ डिफरेंस। अब हमारा पुराना डेरिवेशन याद लाएं, यदि लेट्स से स्क्रीन का सेपरेशन कैपिटल डी है और कैपिटल डी यदि बहुत ज्यादा है स्मॉल डी से, तो ये पाथ डिफरेंस S2P1 माइनस S1P1, मतलब ये पाथ डिफरेंस S2P1 माइनस S1P1, इसे हम d sin थीटा लिख लिया करते थे। वो थीटा यहां पर ये एंगल है थीटा 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं देन S2P1 माइनस S1P1 कैन बी रिटन एज d sin थीटा 1, और इसलिए करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस d sin थीटा नॉट प्लस d sin थीटा 1 लिखा जा सकता है। ये एक काम हो गया। ये जो काम हम अलजेब्रिकली कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, यही काम हम नंबर्स के साथ करेंगे। अब ये जो पाथ डिफरेंस आता है इसे हम इक्वेट कर देंगे। सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस को 0 और मैक्सिमास के लिए n लैम्डा, मिनिमास के लिए 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, तो हमको पोजीशंस मिल जाएगी। तो ये किसी पॉइंट P1 के लिए हुआ जो ऊपर सिचुएटेड है। ऐसा ही कोई पॉइंट हम यहाँ कंसिडर करते हैं P2 और इसकी एंगुलर पोजीशन ये है थीटा 2। तो अब पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं हम, पाथ डिफरेंस फॉर अ पॉइंट P2 बिलो द सेंट्रल लाइन, बिलो द सेंट्रल लाइन। और नीचे वाले किसी पॉइंट के लिए कैसे सोचेंगे, तो अब हमें ये काम करना पड़ेगा S1P2 ये प्लस S2P2, ये प्लस ये माइनस ये, या फिर ये ज्यादा है इसलिए S1P2 माइनस ये करना पड़ेगा हमको। तो d sin थीटा नॉट प्लस S2P2, कुछ भी करें। अभी हम देख लेते हैं क्या होगा पॉसिबल, कैसे वो सॉल्व हो पाएगा। तो पहले मैं लिखता हूं d sin थीटा नॉट प्लस S2P2 माइनस S1P1। पर यदि इसे भूल जाएं और सेंट्रल लाइन के नीचे किसी पॉइंट की बात करें, उस समय ये डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये कम होगा। पाथ डिफरेंस के पॉजिटिव आने के लिए S1P2 माइनस मुझे करना चाहिए S2P2, यानी इसमें से मुझे माइनस कॉमन ले लेना चाहिए। d sin थीटा नॉट माइनस कॉमन लेकर पहले S1P1 और फिर S2P2 लिख लेना चाहिए। और S1P1 माइनस S2P2 वो कुछ और नहीं, ये क्वांटिटी है जैसे हम नॉर्मल ड्रॉप करके निकाला करते थे पहले, वो ये है। और ये कितना होगा, तो ये होगा यदि फिर ये कंडीशन लगा दें कैपिटल D इज टू मच ग्रेटर देन स्मॉल d, तब इसे लिखना पड़ेगा d sin थीटा 2 इस कंडीशन में। देन दिस पाथ डिफरेंस S1P1 माइनस S2P2 मस्ट बी d sin थीटा 2, और इसको यहाँ पुट कर दें। तो अब बिलो वाले किसी पॉइंट के लिए इसको आप चाहें तो ऐसा लिख लें, अब ये बिलो, तो बिलो पॉइंट के लिए अब कितना हो जाएगा, ये d sin थीटा नॉट माइनस d sin थीटा। ये हो गया पाथ डिफरेंस इस किसी पॉइंट के लिए ऑब्लिक इंसिडेंस में। और ये भूलना नहीं है कि थीटा नॉट वो एंगल है जो इंसिडेंट रेज ने सेंट्रल एक्सिस के साथ बनाया हुआ है। अब तीसरी बात इसमें एक और करेंगे, और वो है पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब हमको सेंट्रल मैक्सिमम के लिए पता है कि पाथ डिफरेंस को 0 होना चाहिए, और पाथ डिफरेंस किसी अबव पॉइंट के लिए वो तो एडिशन में आया हुआ है,
ऐड होकर ये कभी जीरो हो नहीं सकता। पॉसिबिलिटी यहां बनेगी किसी बिलो पॉइंट पर, क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस इस तरह से हुआ है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंस हुआ है वहीं कहीं जाकर पाथ डिफरेंस जीरो होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमम की पोजीशन जो हुआ करती थी उससे कहीं नीचे फॉर्म होगा अब नया सेंट्रल मैक्सिमम, यानी घटकर वो जीरो हो सकता है, और घटकर जीरो होने के लिए यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये इस फॉर्मूले में हमको इसे जीरो बना लेना है किसी लोअर बिलो पॉइंट के लिए, और जब इसे जीरो कर लेंगे तो ये डी साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू होगा डी साइन थीटा 2, और इसलिए थीटा नॉट इज इक्वल टू आ गया थीटा 2। अब फिगर में देखें कि ये कंडीशन कहाँ बनती है, तो ये लाइन, ये एंगल कितना है, तो ये एंगल भी थीटा नॉट है, इंसिडेंट रेस का सेंट्रल लाइन से एंगल, और वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल है, यानी ये एंगल यदि मैं थीटा कहता हूं किसी पॉइंट के लिए सी डैश नाम देकर, तो जिस समय यह एंगल थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा उसी पॉइंट पर जाकर कहीं सेंट्रल मैक्सिमम फॉर्म होता है। ये इसकी कंडीशन आ गई। थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा 2, मतलब ये जो एंगल है सेंट्रल लाइन के बिलो, ये एंगल जब थीटा नॉट के बराबर हो जाएगा उस पोजीशन में जाकर सेंट्रल मैक्सिमम फॉर्म होगी। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें हमें कुछ डेटा दिया हुआ है। ये दिया है YDSE के करस्पॉन्डिंग कुछ डेटा, और इसमें कहा गया है हमसे कि स्क्रीन की सेपरेशन स्लिट से 1 मीटर, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 500 नैनोमीटर, थीटा नॉट वो जो एंगल है ऑब्लिक एंगल वो 0.57 डिग्री। तो हमको बताना है सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें मालूम है कि ऑब्लिक इंसिडेंस जब होता है तो सेंट्रल मैक्सिमम कहीं नीचे मिलता है। पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो हमें याद है पाथ डिफरेंस जो है वो ऐसा लिखना होता है डी साइन थीटा नॉट माइनस डी साइन थीटा 2। अभी भी बोर्ड पर वो लिखा हुआ है, ये थी कंडीशन बेसिक, तो ये थी। और फिर इसे हम क्यों लिख पाए डी साइन थीटा 2, क्योंकि कैपिटल डी बहुत बड़ा है स्मॉल डी से, जो इस क्वेश्चन में भी दिख रहा है। 1 मीटर है और ये है 1 मिलीमीटर, यानी कैपिटल डी इज टू मच ग्रेटर देन स्मॉल डी, और इसलिए ये पाथ डिफरेंस हम लिखेंगे। और सेंट्रल मैक्सिमम के लिए, और सेंट्रल मैक्सिमम पाथ डिफरेंस को कितना होना पड़ता है, 0 होना पड़ता है, यानी दोनों इक्वेट करके डी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा 2। इसका मतलब स्क्रीन पर वो पोजीशन हमको मिल गई जहां पर ये एंगल थीटा 2, ये है सेंट्रल मैक्सिमम की पोजीशन, और ये कितनी होगी, तो यहां से हमें दिख रहा है ये थीटा नॉट है, तो थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा नॉट, और थीटा नॉट हमको दिया हुआ है 0.57 डिग्री के बराबर, मतलब ये एंगल हमें पता हो गया। अब हम इस ट्रायंगल में tan थीटा 2 ले लेते हैं, tan थीटा 2, क्योंकि हमको ये पोजीशन बतानी है, y की वैल्यू हमको बतानी है सेंट्रल मैक्सिमम की लीनियर पोजीशन, कहाँ खिसक गया, तो tan थीटा बराबर y अपॉन कैपिटल D। ये tan थीटा इज इक्वल टू y बाय d आने के बाद y कितना होगा, तो y इज इक्वल टू होगा d tan थीटा 2। अब ये एंगल क्योंकि बहुत छोटा है, ये एंगल बहुत छोटा है, और यदि रेडियन में मेजर किया हुआ है तो हम इस y को लिख सकते हैं d थीटा 2, मतलब थीटा 2 को हमें रेडियन में पुट करना पड़ेगा तो हमको y मिल जाएगा। d कितना है, 1 मीटर, और ये डिग्री में है 57 डिग्री, तो 57 से यदि डिवाइड कर देंगे तो हमको एंगल मिल जाएगा रेडियन में, और रेडियन में एंगल मिल जाएगा तो ये हुआ 100 का, और इसमें डिवाइड हमको करना पड़ेगा 0.57 यानी 1/100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इसका आंसर होना चाहिए। तो y is 1 सेंटीमीटर, एंड सो सेंट्रल मैक्सिमम विल फॉर्म
below the central line at a distance of 1 centimeter. This is the answer, and this is all about YDAC with oblique incidence. अब हम करेंगे एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉयड्स मिरर. इस एक्सपेरिमेंट में हम दो कोहेरेंट सोर्सेस हासिल करते हैं बाय रिफ्लेक्शन फिनोमेना. कुछ सोर्स और उसकी वर्चुअल इमेज ये कोहेरेंट सोर्सेस जैसा काम करती है, और इसमें फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लगे थे. हम समझते हैं क्या होता है ये लॉयड्स मिरर. अ लॉन्ग नैरो हॉरिजॉन्टल स्लिट इज प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अबव अ हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर. एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन मिरर के ऊपर यहां हमने कहीं एक हॉरिजॉन्टल स्लिट रख दी है. 3D फिगर मैंने बनाया है. ये वो मिरर और ये स्लिट कितनी ऊपर, इससे 1 मिलीमीटर ऊपर, यानी बहुत छोटी हाइट पर इसको रखा हुआ है. बहुत कम है ये 1 मिलीमीटर. क्लैरिटी के लिए इसको दूर बनाया हुआ है, रे डायग्राम अच्छे से बन पाए इसलिए. अब ये 1 मिलीमीटर ऊपर, द इंटरफेरेंस बिटवीन द लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्लिट and that after reflection is seen on a screen 1 meter away from the slit. मतलब इस स्लिट से 1 मीटर दूर, 1 मीटर दूर कहीं यहाँ पर स्क्रीन रखा हुआ है. वहां पर लाइट कैसे पहुंच रही है, तो बोल रहे हैं कि एक तो सीधे सोर्स से आई स्क्रीन पर लाइट, और दूसरी लाइट आई है रिफ्लेक्ट होकर. ये इस तरह से लाइट पहुंची है. एक सीधे, ये स्क्रीन हो गई. कितनी दूर है ये 1 मीटर. और यहाँ लाइट कैसे पहुंची है, तो एक पहुंची है सीधे सोर्स से और एक इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर, और इनके बीच हुआ है इंटरफेरेंस. हमको बताना है फ्रिंज विड्थ. यदि जो लाइट यूज की है हमने उसकी वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर. अब इस पॉइंट P पर लाइट कहां से आ रही है, तो एक आ रही है सीधे सोर्स से और एक रिफ्लेक्ट होके, और ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये लाइट यहां से चली आ रही है. यानी इस सोर्स और उसकी इस वर्चुअल इमेज ने किया है दो कोहेरेंट सोर्सेस का काम, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी हो जाएगी, तो इमेज भी 1 मिलीमीटर पीछे ही बनेगी. यानी यदि हम इन दोनों को S1 S2 जैसे वहां हम करते थे स्लिट्स जैसा मान ले, तो ये स्लिट्स के बीच की सेपरेशन हो गई. मतलब स्मॉल d हमको मिल गया. कितना मिल गया, 2 मिलीमीटर. अब ये स्क्रीन 1 मीटर दूर रखा हुआ है जहां इंटरफेरेंस हुआ है, यानी कैपिटल D भी हमको मिल गया. वो कितना है, 1 मीटर के बराबर. और क्या हमारे वो फॉर्मूले यहाँ वैलिड होंगे, तो उसका चेक हम लगा लेते हैं. कैसे लगाते हैं, कैपिटल D बहुत बड़ा है स्मॉल d से. ये देख लेते हैं यहाँ कैपिटल D कितना है, 1 मीटर, स्मॉल d इज 2 मिलीमीटर. ये अप्रॉक्सीमेशन वर्क करेगा, यानी पाथ डिफरेंस d sin थीटा लिखा जा सकता है. नेक्स्ट, ये लैम्डा जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए स्मॉल d के सामने. ये भी हो रहा है क्योंकि यहाँ ये 700 नैनोमीटर है वेवलेंथ और स्मॉल d है 2 मिलीमीटर, यानी ये अप्रॉक्सीमेशन भी वर्क करेगा. सब सिमिलर फॉर्मूले हम यहाँ यूज कर सकते हैं. हमसे पूछा क्या है, फ्रिंज विड्थ, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. अब लैम्डा कितना है, वो है 700 नैनोमीटर. सेपरेशन ऑफ द स्क्रीन इज 1 मीटर और डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 2 मिलीमीटर. इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आंसर मीटर में आ जाएगा. सॉल्व करें तो ये हुआ 350 और ये ऊपर जाएगा तो -6. ये मीटर में आंसर आ रहा है, और आपको यदि मिलीमीटर में आंसर निकालना हो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे, यानी 0.35 मिलीमीटर ये आंसर हो जाएगा. यानी लॉयड्स मिरर में दो कोहेरेंट सोर्सेस हासिल किए जाते हैं. किस तरह, बाय रिफ्लेक्शन. और ये यदि दोनों अप्रॉक्सीमेशंस यदि वैलिड दिखाई पड़ते हैं तो हम वही फॉर्मूले जो YDAC के हैं वो ही यूज कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट लॉयड्स मिरर. अब हम करेंगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो दिखने में, सुनने में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा है.
पर बिल्कुल वैसा नहीं है, बल्कि मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऐसा कह सकते हैं। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। टू सोर्सेस S1 S2 emitting light of wavelength 600 नैनोमीटर। चलो एक बार और। अब हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। अब हम एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे जो दिखने में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा दिखता है, पर ये मॉडिफाइड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। देखते हैं क्या किया है इसमें। टू सोर्सेस S1 and S2 emitting light of wavelength 600 nanometer are placed at a distance 1 into 10⁻⁻² सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब दो सोर्सेस हैं S1 S2 लाइट के, और वो इस तरह रखे हुए हैं। ये हैं S1 S2 और इमिट कर रहे हैं 600 नैनोमीटर की लाइट, और इनके बीच की सेपरेशन ये है गिवन है 1 into 10⁻⁻² सेंटीमीटर। डिटेक्टर कैन बी मूव्ड ऑन लाइन S1P। एक लाइन है S1P विच इज परपेंडिकुलर टू S1 S2। S1 S2 से परपेंडिकुलर ये एक लाइन, और इस पर एक डिटेक्टर मूव कर रहा है। हमको क्या बताना है, व्हाट वुड बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम पाथ डिफरेंस एट द डिटेक्टर एज इट इज मूव्ड अलोंग द लाइन S1P। लाइन पर डिटेक्टर को मूव किए जाने पर हमको मैक्सिमम और मिनिमम पाथ डिफरेंस बताना है। इस फिगर की ज्योमेट्री कहती है कि जैसे जैसे वो डिटेक्टर इस लाइन पर S1 से अवे जाता जाएगा, वैसे वैसे ये डिफरेंस, मतलब ही पाथ डिफरेंस S2 डिटेक्टर S1 टू डिटेक्टर, ये पाथ डिफरेंस कम 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 होता चला जाएगा। यानी जब ये डिटेक्टर S1 से बहुत लार्ज डिस्टेंस पर होगा, बहुत दूर जाकर, तब पाथ डिफरेंस बहुत कम, यानी मिनिमम लगभग जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। यानी पाथ डिफरेंस मिनिमम कहाँ पर है, तो पाथ डिफरेंस मिनिमम होगा जब ये डिटेक्ट बहुत लार्ज डिस्टेंस पर हो, वेरी लार्ज डिस्टेंस, तब ये पाथ डिफरेंस मिनिमम होगा। और कितना होगा, तो इसको हम लगभग जीरो मान सकते हैं, लगभग जीरो। मतलब तब इन ये जो दो लेंथ्स हैं ये लगभग बराबर हो जाएंगी, और उस डिटेक्टर को S1 की तरफ चलाने पर ये पाथ डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, और जब D S1 के बहुत क्लोज होगा तब ये पाथ डिफरेंस मैक्सिमम होगा। यानी पाथ डिफरेंस इज मैक्सिमम व्हेन डिटेक्टर इज वेरी क्लोज, या वेरी क्लोज टू S1। और उस केस में, उस कंडीशन में ये पाथ डिफरेंस मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, तो ये होगा स्मॉल d के बराबर। ये मैक्सिमम और ये मिनिमम पाथ डिफरेंस। ये इसके आंसर्स हैं पार्ट 1 के। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा हुआ है, लोकेट द पोजीशन ऑफ फारदेस्ट मिनिमम। तो फिर से हम यहाँ आए, पाथ डिफरेंस जीरो, और हम पढ़ चुके हैं कि पाथ डिफरेंस जहां जीरो होता है वहां पर फॉर्म होता है सेंट्रल मैक्सिमा। यानी इस सेटअप के लिए सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। यानी यहाँ कहीं बहुत दूर जाने पर ये यहाँ बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा, जब पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा। और अब आगे बढ़ने पर पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, तो इससे नेक्स्ट पास आने पर हमको मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर डार्क, यानी मिनिमा। और मिनिमा तब जब पाथ डिफरेंस λ/2। फिर नेक्स्ट जब पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा बढ़कर, तब यहाँ मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट। इस तरह ऐसे चलने पर पाथ डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा, और ऑर्डर ऑफ फ्रिंज भी बढ़ता चला जाएगा। तो लोकेट द पोजीशन ऑफ फारदेस्ट मिनिमम। तो फारदेस्ट मिनिमम मतलब ये है फारदेस्ट मिनिमम। फारदेस्ट मिनिमम होने की कंडीशन क्या है, जब पाथ डिफरेंस
लैम्डा बाई 2 हो जाए, तो हमको उसे ही लोकेट करना है, मतलब ये डिस्टेंस हमको बतलानी है। हम मान लेते हैं कि ये डी है, तो पाथ डिफरेंस को लैम्डा बाई 2 के बराबर रखने पर हम इस डी की वैल्यू को निकाल पाएंगे। ये पार्ट बी। पाथ डिफरेंस कितना है, तो दिस इज S2P माइनस S1P, और इसे हम लैम्डा बाई 2 से इक्वेट कर देंगे। अब S2P कितना है, ये है S2P, ये पॉइंट P की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। S2P, तो ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, मतलब रूट ऑफ कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, ये आएगा माइनस S1P। S1P इज कैपिटल डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, और हमारा टारगेट क्वांटिटी कौन सी, हमारी कैपिटल डी। उसके लिए हमें इसे सॉल्व करना है, तो पहले मैं इसको उधर ले जाता हूँ ट्रांसपोज करके, और फिर स्क्वेयरिंग कर देता हूँ। ये कितना होगा, डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, और इधर लैम्डा बाई 2 प्लस डी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab करने में लैम्डा डी प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और अब ये डी स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट होते हैं, और मुझे चाहिए कैपिटल डी। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ डी स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 4 अपॉन लैम्डा, और ये आ गई मेरे पास डी की वैल्यू। अब सिर्फ मुझे ये नोन क्वांटिटीज सब्स्टिट्यूट यहाँ करना पड़ेंगी, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे। कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी स्क्वायर, स्मॉल डी क्या है, तो ये स्लिट्स के बीच की सेपरेशन, मतलब ये सोर्सेस के बीच की सेपरेशन, यानी 10⁻⁻²। ये सेंटीमीटर में है, तो इसका मीटर बनाएंगे और फिर इसकी स्क्वेयरिंग। अब माइनस, या पहले लैम्डा से इसको डिवाइड करके ऐसा भी लिखा जा सकता था, डी स्क्वायर बाय लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4, ऐसा भी इसे लिखा जा सकता है। तो डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा, अब लैम्डा कितना है, लैम्डा है 600 नैनोमीटर, उसका हम मीटर में कन्वर्शन करेंगे, माइनस फिर से लैम्डा 600 इंटू 10⁻⁻⁹, इसे हमें सॉल्व करना है। अब ये कितना होगा, ये होगा 10⁻⁻8 ऊपर, और ये ऊपर लाया इसको मैंने 10⁻9 अपॉन 600 माइनस 150 इंटू 10⁻⁻9, और अब ये होता है 10 और एक कैंसिल, यानी 1/60 माइनस 150 इंटू 10⁻⁻9, और ये हम इग्नोर कर सकते हैं, बहुत छोटा है, यानी यही हमारा आंसर है। 1/60 क्या, मीटर, यानी 100/60 सेंटीमीटर, यानी 10/6 सेंटीमीटर, यही इसका आंसर है।